हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑन ई चैनल पे। जी हाँ, आज हमारा 11th डे ऑफ दिस क्रैश कोर्स एंड आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन की। बेटा ग्रेविटेशन से एक सवाल उम्मीद करके चलो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं और कैसे सवाल आए हैं अभी तक, वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे चैप्टर को एक बार समराइज कर लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज निकाल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सवालों पे चलेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास पेन और पेपर जरूर हो, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीजें आती हैं तो उनको नोट करते हुए चलना, ताकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बेटा ग्रेविटेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारी आंखों के सामने आती है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो, न्यूटन अंकल ने इनके बारे में हमें बताई थी कि भाई एप्पल जो है ऊपर से नीचे गिरा था, तो क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। बट तुम्हें पता है ये अकेले न्यूटन अंकल की बात नहीं है, और उससे पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ग्रेविटी पे काम किया है। और न्यूटन अंकल ने सिर्फ उन सारे कामों को लिया और अपनी थ्योरी भी बीच में घुसा के उसका एक फाइनल रिजल्ट हमें दिया और बोला कि अगर दो मास पार्टिकल्स हमारे पास जिनका मास m1 और m2 है, और दोनों पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो दोनों के दोनों मास पार्टिकल्स क्या करते हैं? दोनों के दोनों मास पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, विच इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, गिवन बाय g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो दो मास पार्टिकल्स, यहां पे इसका मास m1 मान लेंगे, इसका मास m2 मान लेंगे, दोनों अगर r डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो इनके बीच में फोर्स लगता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। बेटा g यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड में पूरी कहीं पे भी चले जाओ तुम लोग, वहां पे g का वैल्यू फिक्स रहेगा। इट विल बी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। इससे सवाल आता है वेक्टर फॉर्मेट में भी बोल देता है, तो वेक्टर फॉर्मेट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। एफ वेक्टर इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप, है ना। तो आपको डायरेक्शन बताना आनी चाहिए बस। वेक्टर फॉर्मेट लिखना चाहते हो तो आपको बस डायरेक्शन बताना आनी चाहिए। तो इस कैन बी ऑल्सो रिटन एज एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 आर वेक्टर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहां पे एक अपॉन में आर, क्योंकि आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर लिखते हैं। तो बेटा एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज जी m1 m2 बाय आर क्यूब, और यहां पे आर डैश आर वेक्टर डायरेक्शन लगा दूं, तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे देखो आप F12 F21 क्या बोला है, अगर हम पार्टिकल्स को उनके नाम से डिनोट किया जाए, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल m1 वाला है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 होगा, दूसरा पार्टिकल m2 वाला है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 होगा, ठीक है। अगर m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो। F12 को लिखेंगे बेटा g m1 m2 बाय r21 का स्क्वायर इंटू r21 कैप। यहां से मैं बता देता हूं एक बार ये डायरेक्शन आती कैसे है। जैसे कि सपोज यहां पे कोई मास पार्टिकल है m1 वाला, यहां पे कोई मास पार्टिकल है m2 वाला, और इनका पोजीशन वेक्टर जब मैंने बनाया तो इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है r1, इसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है r2। तो एक का पोजीशन वेक्टर r1 है, एक का पोजीशन वेक्टर r2 है। F12 इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। तो पहले पे दूसरी की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, क्या मैं इसको F12 कह लूं? ठीक है सर। तो यहां से एक पोजीशन वेक्टर भी बनेगा, इट कैन बी रिटन एज r21, वेयर r21 वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो मेरे बच्चे F12 इधर लग रहा है, पोजीशन वेक्टर इधर जा रहा है, तो F12 वेक्टर कैन बी रिटन एज g m1 m2 बाय r स्क्वायर। मेरे बच्चे दोनों के बीच का सेपरेशन r था, यानी कि r21 का मैग्नीट्यूड, r21 का जो मैग्नीट्यूड है वो r के बराबर है। तो ये लिखा जाएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर डॉट r21 कैप, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा था वो r21 की डायरेक्शन में लग रहा था। ये जो फोर्स लग रहा है वो r21 की डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली बेटा अगर F21 निकालना हो, सो F21 इधर लगेगा और इधर की पोजीशन वेक्टर कहलाएगी R12। सो F21 को लिखा जाएगा मेरे बच्चे g m1 m2 बाय r स्क्वायर डॉट, इधर का पोजीशन वेक्टर r12 होता है बेटा, r12 मतलब क्या हो जाएगा? r1 माइनस r2, ठीक है। और r12 का मैग्नीट्यूड भी मेरे बच्चे वही होगा जो r21 का था, तो इट कैन बी रिटन एज r12 कैप, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, ये वेक्टर फॉर्मेट है बेटा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्मेट है ये। वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख देना इसको, ठीक है। कोई शक तो नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं है।
चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। पर यहां पे आने के बाद हमारे जहन में ख्याल आता है, वो ये है कि सर अगर ये दो मास पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो ये दोनों मास पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहे? ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम चाहें कि किसी बॉडी को फोर्स लगाना है तो उसको टच करना पड़ता है, बिना टच किए फोर्स कैसे लगा रहे? आइला जादू है ना। तो भाई यहां पे कहा जाता है कि ये जो मास पार्टिकल है अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाते हैं बेटा, इस फील्ड को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या करता है? कोई भी मास पार्टिकल अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलोगे इसको? ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। और कहते हैं कि जो भी इस फील्ड में आता है वो इसकी तरफ खिंचा चला आता है। जैसे कि मान लीजिए इसने अपना एक माया जाल बना लिया है ना। अब माया जाल से तो समझ जाओगे तुम लोग। तो ये इसने अपना क्या किया बेटा, यहां पे एक माया जाल बिछा लिया पूरा। अब इस माया जाल में जो फंसेगा, ये तो वही तो बात है, जो फंसता है उसका कटता है। एनीवे चलो, तो इस माया जाल में जो फंस जाएगा वो इसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं इस जाल से बचो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। एनीवेज चलो भाई, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया बेटा। इसने अपनी चारों तरफ क्या किया, एक फील्ड बना लिया, और जैसे ही कोई मास पार्टिकल इस फील्ड में आता है वो तुरंत उसकी तरफ खिंचा चला आता है। अगर आपको किसी पॉइंट पे अगर इस फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है तो ग्रेविटेशन फील्ड को आई से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे। ग्रेविटेशन फील्ड को आई से डिनोट करते हैं। अगर आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है F/m करके इसको, ठीक है। इट्स फोर्स पर यूनिट मास। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस किसी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड का वैल्यू निकालना है, अगर किसी पॉइंट पे आपको फील्ड का वैल्यू निकालना है, जैसे इस मास पार्टिकल से r डिस्टेंस पे, बताइए व्हाट इज द फील्ड वैल्यू। इस मास पार्टिकल से r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू बताइए। तो ऐसे पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करते हैं टेस्ट मास। टेस्ट मास क्या होता है? एक छोटा सा m0 वाला मास, है ना। छोटा सा मास होता है बेटा जिसका कोई खुद का कोई फील्ड नहीं होता है। m0 जो है एक टेस्ट मास हो जाएगा जिसका खुद का कोई फील्ड नहीं होता है। So it's your टेस्ट मास। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इज गिवन बाय Gm1 m0 अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन r²। बेटा यहां पे फील्ड को बोला जाता है, इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। फील्ड को बोला जाता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। फोर्स की जगह लिखेंगे Gm1 m0 बाय r² इंटू m0। मेरे बच्चे m0 से तो m0 मर जाएगा, तो फील्ड का वैल्यू बनता है Gm1 बाय r²। यहां से आप किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। बस आपको पता चल होना चाहिए कि फील्ड किसकी वजह से बनता है। ये फील्ड बन रहा है m1 की वजह से, इसलिए यहां पे m1 आया है। इस m1 से r डिस्टेंस पे फील्ड बताना है तो r डिस्टेंस पे हमने फील्ड बता दिया। फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है मेरे बच्चे, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ग्रेविटेशन फील्ड एक क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? Gm1 बाय r²। न्यूटन पर केजी, हाँ बिल्कुल इसकी यूनिट यही बनने वाली है, न्यूटन पर केजी इज द यूनिट फॉर दिस ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की भी आएगी मेरे बच्चे, ठीक है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन फील्ड की हो जाएगी, यूनिट रहेगा न्यूटन पर केजी। यहां तक सारी बातें आप लिख लीजिए एक बार। हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की, लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट मास की वजह से फील्ड अगर आपको निकालना है तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन यही फील्ड अगर मुझे किसी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए निकालना हो तो उसके लिए अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे एक स्फीयर के लिए अगर मुझे फील्ड निकालना है तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट होगा, है ना। तो हॉलो स्फीयर के लिए अलग फॉर्मूला बनता है, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग फॉर्मूला बनता है। तो यही सारी बातें फील्ड की हम यहां पे करेंगे। तो देखो आओ जरा इधर कुछ बातें बताता हूं। क्यों? बिकॉज ऑफ द हॉलो स्फीयर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट मास की वजह से आपको पता है Gm बाय r² का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर यही एक बड़ी बॉडी आ जाए, जैसे हॉलो स्फीयर आ जाए, उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी, तो बेटा हॉलो स्फीयर खाली हॉलो है बेटा, ये है ना, खाली है। इस हॉलो स्फीयर की वजह से तीन जगहों पे हम फील्ड निकालते हैं। पहला होता है इनसाइड पॉइंट, पहला होता है इनसाइड पॉइंट, दूसरा होता है बेटा सरफेस का पॉइंट, और तीसरा होता है मेरे बच्चे आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो तीन पॉइंट पे हमें किसी भी हॉलो स्फीयर की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पहला पॉइंट होता है इनसाइड, दूसरा होता है आउटसाइड, और तीसरा होता है सरफेस।
बेटा आउटसाइड के लिए तो आप फील्ड को बोल देना इट इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर से देखने पे एक पॉइंट चार्ज मास की तरह दिखता है ये, ठीक है। बाहर से देखेंगे तो एक पॉइंट मास की तरह दिखेगा ये, एक ऐसा स्फीयर जिसका मास m है, एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस r है। बाहर से देखा, बहुत दूर से देखा तो एक पॉइंट मास की तरह दिख रहा था। तो आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला बेटा जीएम बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्शन की बात रही तो माइनस का आर कैप भी लगा लेना साथ में। डायरेक्शन की बात रही तो माइनस का आर कैप लगा लेना साथ में। माइनस क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, है ना। पोजीशन वेक्टर बाहर जा रहा है, फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं समझे? इसका पोजीशन वेक्टर कहां जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर जा रहा है बाहर की तरफ, ये आर कैप बाहर की तरफ जा रहा है। इस पे फोर्स कहां लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है यहां पे। हो एम नॉट पे फोर्स इधर लग रहा है और पोजीशन वेक्टर बाहर जा रहा है, तो एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज जी एम बाय आर स्क्वायर। बेटा यहां पे पोजीशन वेक्टर अपोजिट में आ गई ना, तो माइनस का साइन लगाना, क्योंकि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे फील्ड की वैल्यू जब आपको निकालनी हो, या चलो अभी फोर्स की बात कर लेता हूं, यहां पे एम नॉट साथ में लगा देता हूं। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे F12 के लिए R21 लिखा था, तो मेरे बच्चे R21 वेक्टर को क्या मैं माइनस का R12 नहीं लिखूंगा? सो R21 कैप को क्या मैं माइनस का R12 कैप नहीं लिखूंगा? तो F12 वेक्टर जब मैं लिख रहा था तो GM1 M2 बाय आर स्क्वायर इंटू R21 कैप लिखा था, तो क्या इसको मैं माइनस का R12 नहीं लिखूंगा? तो मेरा आंसर ऐसा नहीं बनेगा, माइनस का GM1 M2 बाय आर स्क्वायर डॉट R12 कैप। बातें वही है, घूम फिर के वही बोलना है हमें, घूम फिर के बात तो वही आ जाती ना यार। F12 यहां R21, इसको मैंने R12 लिखा, माइनस के साथ है, तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का GM1 M2 बाय आर स्क्वायर R12 कैप। क्या फर्क पड़ी उससे? तो बस इतनी सी बात है, डायरेक्शन आपको समझना जरूरी है। पोजीशन वेक्टर इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है बेटा, है ना। इस बात का ध्यान रखना, बस नोट कर लो इसको। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं, यहां पे आइए जरा हॉलोस्फीयर के लिए भी बात कर लेते हैं। हॉलोस्फीयर में मैंने क्या बोला? 3 पोजीशंस जहां पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहला पोजीशन होता है बेटा आउटसाइड वाला। बाहर से देखेंगे तो ये हॉलोस्फीयर मुझे एक पॉइंट मास की तरह ही दिखता है, तो पॉइंट मास का ही फॉर्मूला हमने लगा दिया। बेटा जब हम सरफेस पे आएंगे, देखो आउटसाइड पॉइंट का होगा, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है P, बाहर का पॉइंट है, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगा, तो GM बाय स्मॉल r स्क्वायर डॉट r कैप, है ना, ये हो गया। अच्छा, एक पॉइंट Q जो कि सरफेस पे है, तो सरफेस पे जब मैं निकालूंगा तो क्या सरफेस के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाएगा? सोच के देखो। तो सरफेस पे फॉर्मूला बनेगा माइनस का G कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r की जगह बेटा कैपिटल R जो कि रेडियस है, और यहां पे आर कैप आ जाएगा, है ना। कैपिटल आर जो था वो रेडियस था हमारे पास। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब देखो बेटा इनसाइड पॉइंट पे आते हैं, तो अंदर अगर कोई मास ही नहीं है, क्या बोला है? हॉलो है, तो जितना भी मास है वो सिर्फ सरफेस पे है, अंदर कोई मास नहीं है। अगर अंदर कोई मास ही नहीं है तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अंदर फील्ड होगा कि नहीं होगा? अंदर कोई मास ही नहीं है तो अंदर कोई फील्ड ही नहीं होगा। तो इनसाइड पे फील्ड 0, सरफेस पे GM बाय स्मॉल कैपिटल R स्क्वायर माइनस R कैप, और आउटसाइड पे GM बाय स्मॉल r स्क्वायर माइनस का R कैप। ये हॉलोस्फीयर की वजह से, पॉइंट चार्ज की और पॉइंट मास की वजह से मैं आपको बता चुका हूं, इट शुड बी GM बाय R स्क्वायर। लेकिन अब अगर बड़ी बॉडीज आ जाए तो क्या करें? तो उसके लिए फिर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं, यही तुम्हारे काम आएंगे, इनको लिख लीजिए। तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी हमने क्या निकाला है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली है हॉलोस्फीयर की वजह से आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड पे। यही चीज अब हम बात करेंगे किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए। बेटा ये काम अब हम बात डिफाइन करेंगे फॉर द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जब आप इसको डिफाइन करते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए जब आप इसको डिफाइन करते हैं, तो आउटसाइड के लिए तो बेटा वही फॉर्मूला बनता है ना। लेकिन एक काम करते हैं, ये पोटेंशियल की बात कर रहा होगा, चलो मैं पोटेंशियल पे बाद में आऊंगा, पहले तो मैं सिर्फ फील्ड के बारे में बताता हूं। फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, अच्छा रुको, हाँ यहां पे आओ। सॉलिड स्फीयर के लिए बात करते हैं बेटा। सॉलिड स्फीयर के लिए जब हमने बात करी तो आउटसाइड के लिए तो फॉर्मूला वही रहेगा, सरफेस के लिए भी फॉर्मूला रहेगा, इनसाइड पे सर फॉर्मूला चेंज हो जाता है बेटा। सॉलिड स्फीयर में इनसाइड पे फॉर्मूला चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जब हम बात करेंगे सॉलिड मतलब अंदर भी मास है, इस बार
अंदर का मास जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। तो एक सॉलिड स्फीयर है बेटा जिसका मास m है, जिसका रेडियस कैपिटल R है। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड पे है तो ये स्मॉल r डिस्टेंस पे फॉर्मूला आउटसाइड का वही रहेगा जो हॉलो के लिए था। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला वही रहेगा जो हॉलो के लिए था। सरफेस पे आ जाऊं, अगर कोई पॉइंट मेरे पास सरफेस पे है तो सरफेस के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है। तो देखो स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दिया। अगर कोई पॉइंट इनसाइड पे है, कोई पॉइंट T अगर इनसाइड पे है, अब यहां पे आपको यह चीज जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पे अब ऐसा नहीं होगा कि अंदर का मास जीरो हो गया तो भाई फील्ड जीरो हो गई। अंदर मास है, इस बार अंदर मास जीरो नहीं है, अंदर कुछ मास होगा तो फील्ड बनेगा बेटा जी एम स्मॉल आर बाय आर क्यूब। फॉर्मूला याद रख लेना, इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं यहां पे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके उससे आ जाएगा, या फिर डेंसिटी भी ले सकते हो आप, है ना। सॉलिड स्फीयर है ना बेटा, वॉल्यूम डेंसिटी से कर लेना इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम डेंसिटी से भी कर सकते हो आप लोग इसको। So it will be gm r divided by r cube, where capital R is the radius, small r is the distance of the point from the center. सेंटर से पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो ये इनसाइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये किसके लिए डिफाइन किया? सॉलिड स्फीयर के लिए। हमने सॉलिड के लिए भी डिफाइन किया, हॉलो के लिए भी डिफाइन किया। इसके बाद ग्राफ के बारे में पूछते बेटा कि भाई व्हाट इज द ग्राफ फॉर द इंटेंसिटी वर्सेस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी वर्सेस आर। ग्राफ बताइए क्या होगा। अगर ये ग्राफ मैं सॉलिड स्फीयर के लिए बनाऊं तो बेटा एट दिस पॉइंट स्मॉल आर जो है कैपिटल आर यानी कि रेडियस के बराबर हो जाएगा। इससे पहले इनसाइड वाला पॉइंट, इसके बाद में आउटसाइड वाला पॉइंट, है ना। इससे पहले जो होगा वो हो जाएगा हमारा इनसाइड वाला पॉइंट। ये हो गया सरफेस, और इसके यहां पे बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड वाला पॉइंट। बेटा इनसाइड पे जो फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखते हो, अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखते हो तो ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ ऐसा। अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखते हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आप वेक्टर कंसीडर कर रहे हो तो वेक्टर के लिए ग्राफ नीचे नेगेटिव में बनाना और उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर यानी कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर यही ग्राफ आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए बताते हो, अगर यही ग्राफ आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए बना रहे हो मेरे बच्चे, तो आपकी मर्जी, आप ऊपर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं रहेगी इस पे। तो अगर आप मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड के लिए तो ऊपर बना देना, लेकिन अगर वेक्टर वाली बातें करोगे तो नीचे नेगेटिव साइड में बनाना, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो डायरेक्शन नेगेटिव में है, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातें ध्यान रख लेना, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा यही ग्राफ में आपसे इधर रखाओ, इधर आओ, हाँ, हॉलो के लिए मांगू तो ग्राफ बना पाएंगे क्या आप लोग? यही ग्राफ अगर मैं आपसे हॉलो के लिए मांग लूं तो ग्राफ बना पाओगे आप लोग? बिल्कुल बना लेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या मांग रहे हो, वेक्टर के फॉर्मेट में या मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें कर लेता हूं बेटा, भी मैं वेक्टर पे नहीं जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड ही बता दो मुझे। तो बेटा यहां पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इससे इधर की तरफ आएंगे इनसाइड पॉइंट, इसके इधर जाएंगे आउटसाइड पॉइंट। यहां पे हमने बोला कि भाई आई जी का वैल्यू होता है जी एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर एट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये होता है। और इससे पहले ग्राफ इधर बनेगा, मैं ग्राफ को अलग कलर से बना देता हूं। इससे पहले वाले पार्ट में ग्राफ ये बनेगा, क्योंकि अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, अंदर की फील्ड जीरो है। फिर ग्राफ यहां से बनना शुरू होगा और ये ऐसे आगे जाएगा, क्योंकि यहां पे जो फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ये वाला ग्राफ बनने वाला है मेरे बच्चे। पहले फील्ड जीरो था, उसके बाद यहां से एकदम से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जाता है। जैसे जैसे आर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, आई जी जो है वो जीरो की तरफ जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग, फील्ड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आर आगे बढ़ रहा है फील्ड डिक्रीज हो रहा है। यही चीज अगर वेक्टर का साइन होता तो नीचे बना देते, यही चीज अगर वेक्टर होता तो नीचे की तरफ बनाते, क्योंकि वो नेगेटिव में आ जाता, बस और कुछ भी नहीं है बेटे इसमें, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया? ग्रेविटेशन फील्ड फाइंड किया है, हॉलो की वजह से और सॉलिड की वजह से। अब इसके अलावा बेटा पोटेंशियल आता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की कहानी भी बड़ी सिंपल सी है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या कहता है हमसे वो भी समझ लो, कि किसी भी मास को, टेस्ट मास को इंफिनिटी से किसी सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है ना। तो यहां पे एक टर्म आती है बेटा ग्रेविटेशन पोटेंशियल।
पोटेंशियल। तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो उस पॉइंट पे एक टेस्ट मास को लेके आओ। और उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा हम पोटेंशियल की बात नहीं करते, हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल की। सो डेल्टा V इक्वल्स टू W बाय M का फॉर्मूला हमारे आंखों के सामने आता है। ये रिलेशन है बेटा पोटेंशियल का, है ना। तो यहां पे आप क्या करते हो, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मास है M, उसकी वजह से R डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल बताना है। बेटा M मास है, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट मास लेते हैं, टेस्ट मास को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हैं। इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो डिवाइडेड बाय टेस्ट मास गिव्स यू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली हम कहां आ रहे हैं, इस पॉइंट P पे आ रहे हैं। तो यहां पे डेल्टा V, VP कहां से आ रहे हो, इंफिनिटी से आ रहे हैं। कहां पे आए, P पॉइंट पे आए, कहां से आए, इंफिनिटी से आए। तो VP माइनस V इंफिनिटी इक्वल्स टू W बाय M नॉट। बेटा पोटेंशियल के लिए कहा जाता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है ना। इंफिनिटी को हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं, इंफिनिटी को हम लोग रेफरेंस कंसीडर करते हैं और रेफरेंस पे पोटेंशियल को जीरो करते हैं। पुरानी बातें हैं, याद आ रही होगी। तो इससे बेटा P पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा इट इज W बाय M नॉट। वर्क डन जब हम निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा बेटा। तो GM डिवाइड बाय, यहां पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R, यहां पे M नॉट भी लगाना साथ में, डिवाइडेड बाय M नॉट आ जाएगा। तो M नॉट से M नॉट मर जाएगा एंड योर पोटेंशियल कम्स आउट बी GM बाय R। सो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें GM बाय R करके, वेयर R इज द डिस्टेंस। एक्चुअली R क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, यहां से P पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने के लिए फील्ड ने कितना वर्क डन किया वो निकाल लेते हैं। P से इंफिनिटी जाने के लिए जो वर्क फील्ड करेगी उसका अगेंस्ट में वर्क आप करोगे, है ना। तो मास को या तो इंफिनिटी से P पॉइंट पे ले आइए या फिर P पॉइंट से इंफिनिटी पे लेके जाइए, वो आपकी इच्छा श्रद्धा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं रखूंगा मैं। सो भाई फील्ड क्या करता है बेटा, फील्ड की टेंडेंसी है कि वो इसको यहां से यहां तक लेके आएगा, खुद खींच के लेके आएगा। आपका काम यह है कि आप इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि वो स्लोली आगे जा सके, एकदम से भाग के ना जाए। तो आप इस पे कुछ फोर्स लगाते हो, दैट विल बी इक्वल टू योर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली आंसर आपका यही आने वाला है। तो पोटेंशियल अगर आपको निकालना है किसी भी पॉइंट पे तो आप उसका मास लिखेंगे, G को उससे मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में इनके पॉइंट में जो सेपरेशन होगा वो लिखा देंगे, बस। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल आता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल GM बाय R होता है मेरे बच्चे। यही चीज अगर मैं हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर की वजह से निकालूं तो यहां पे आप देखें, हॉलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग, हॉलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। फिर से 3 पॉइंट होंगे मेरे बच्चे, एक होता है इनसाइड पॉइंट, एक होता है आउटसाइड पॉइंट और एक होता है सरफेस वाला पॉइंट। तो यहां से एक पॉइंट P जो कि आउटसाइड है स्मॉल r डिस्टेंस पे, एक पॉइंट Q जो कि सरफेस पे, और एक पॉइंट होता है मेरे बच्चे R जो कि अंदर है। तो Q के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है। बाकी अंदर की बात करें तो वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, बाहर से देखने पे बाहर वाले पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करेगा, है ना। इसका मास मान लीजिए कैपिटल M है, इसका रेडियस जो हो जाएगा वो कैपिटल R हो जाएगा, और इस पॉइंट को आउटसाइड वाले, इनसाइड वाले पॉइंट को मैं कुछ और ले लेता हूं, T। बेटा इसका रेडियस कैपिटल R है, मास M है, तो बाहर से देखने पे एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा माइनस का GM डिवाइडेड बाय स्मॉल r, माइनस का GM डिवाइडेड बाय स्मॉल r। सरफेस पे बात करें Q पॉइंट पे, तो सरफेस के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है माइनस का GM बाय कैपिटल R, और इनसाइड पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे था, क्योंकि भाई अंदर कोई भी मास नहीं है। अंदर अगर कोई मास नहीं है तो ये कहलाता है इक्विपोटेंशियल। अंदर कोई भी मास नहीं है बेटा, अंदर फील्ड की वैल्यू थी 0, तो जिसकी वजह से अंदर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे था। तो V इनसाइड जो वही होगा जो सरफेस पे था, तो V इनसाइड की जगह भी यानी कि VT की जगह पे भी आप माइनस का GM बाय कैपिटल R ही लिखेंगे। तो इतनी सी बात है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे बच्चे इसमें। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करी जाए V वर्सेस R के लिए, अगर ग्राफ बनाने की कोशिश की जाए फॉर द V वर्सेस R, तो क्या करेंगे,
V वर्सेस R का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो एट दिस पॉइंट स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। इससे पहले इनसाइड पॉइंट पे वही वैल्यू चली थी, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाएगा। फिर तो ये ग्राफ बनता है पोटेंशियल वर्सेस R के लिए। यहां पे सरफेस है, ये इनसाइड पॉइंट है, यहां पे ये आउटसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड पे पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे था, आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो ये ग्राफ नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस रिवाइज करना जरूरी है अपने। लिख लिया सभी ने, समझते हो बात को? तो यहां पे आओ जरा, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ क्या ऐसे ही बनाया था। यहां पे देखो इनसाइड पॉइंट पे फील्ड 0 है, फिर ये सरफेस वाला पॉइंट आ जाएगा और ये आउटसाइड वाला पॉइंट। पोटेंशियल के लिए बेहतर देखो, ये इनसाइड पॉइंट है, यहां पे जो वैल्यू इस सरफेस पे आ रही थी वही वैल्यू इनसाइड पे रहेगी, है ना। चलो भाई, माइनस का साइन आ रहा है बेटा, तो नेगेटिव में ग्राफ बना देना तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा। तो बस इतनी सी बात है इसमें। फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी ग्राफ बताया था मैंने, पोटेंशियल के लिए भी ग्राफ बताया था। पोटेंशियल ये हॉलो स्फीयर की वजह से था। ये वाला केस याद है, सॉलिड स्फीयर के लिए फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हम लोगों ने, अब सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकालने की बारी बेटा। फिर से वही बात होगी, अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर हो जाए तो इसके लिए 3 पॉइंट वैलिड है मेरे पास। सबसे पहला आउटसाइड पॉइंट होगा, दूसरा हमारा सरफेस वाला पॉइंट होगा, और तीसरा हमारा इनसाइड वाला पॉइंट होगा। आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए स्मॉल r, सरफेस वाले के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है। आउटसाइड पे पोटेंशियल निकालना है तो फिर से वही फॉर्मूला, माइनस का जी m बाय स्मॉल r। सरफेस पे निकालना है तो माइनस का जी m बाय कैपिटल R हो जाता है, क्योंकि स्मॉल r यहां पे कैपिटल R के बराबर होगा। लेकिन इनसाइड पॉइंट पे अब दिमाग मत लगाना, क्योंकि यहां पे वेरिएशन आ जाता है बेटा। यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू जी m बाय r क्यूब 3r स्क्वायर बाय 2 माइनस का r स्क्वायर बाय 2 होता है। ये कहां से आया बेटा? यह बेसिकली एक रिलेशन है, आपको याद होगा v और e के बीच में एक रिलेशन होता है। नहीं पता तो चलो मैं बताता हूं भी आप लोगों को। कि अंदर का पॉइंट होगा तो उस पर पोटेंशियल ये निकलता है, ठीक है। तो यहां से देखने पे पता चलता है कि ये पोटेंशियल जो है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसके लिए भी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो पैराबोला वाला कर्व बनेगा बेटा, ठीक है। मैं अभी पॉजिटिव में बना देता हूं, तुम लोग इसको सही कर लेना फिर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बेटा, एट दिस पॉइंट स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होता है। इससे पहले आप देख सकते हो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और उसके बाद पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए यही बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बनता है सॉलिड स्फीयर के लिए, इस बात को नोट कर लीजिएगा। किया ये नोट सभी ने? कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? इसके अलावा एक रिलेशन होता है, ये सारे पोटेंशियल कहां से निकल रहे थे? तो ये आपने फील्ड निकाला था, फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूं एक बार। फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? यहां पे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या रिलेशन होता है बेटा? यहां पे सीधा सा रिलेशन है, I इक्वल्स टू माइनस का dv बाई डी आर। यहां पे IG जो होता है ग्रेविटेशन फील्ड होता है, यहां पे V यहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो ये आ ही जाता है हमारे पास, और यहां से dv को भी लिखा जा सकता है माइनस का I डॉट डी आर। यहां से V बन जाएगा डेल्टा V, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया आप लोगों ने। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपको यहां पे मिल जाएगा दैट इंटीग्रल ऑफ dv इट इज इक्वल्स टू डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ I डॉट डी आर। बेटा ऐसा करने से आप पोटेंशियल निकाल सकते थे। तो जितने भी आप पोटेंशियल निकालते हो वो आप ऐसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा उसका फिर, ठीक है। तो एक रिलेशन भी है बिटवीन द फील्ड एंड द पोटेंशियल, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये काम का है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पे फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है फॉर द सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर के लिए ये ग्राफ बनता है, मैंने भी यही बनाया था आपको। ग्रेविटेशन पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनता है फॉर द सॉलिड स्फीयर। तो देखो मैंने भी ऐसे ही ग्राफ तो बना के बताया था आपको, ये देखो ऐसा वाला ग्राफ है ना। तो यहां पे हमारे पार्ट कंप्लीट होता है। तो बेटा आज हमने इस चीज में कवर किया फील्ड को और पोटेंशियल को।
एक तो हमने ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी है, एक हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड किया है फॉर द सॉलिड स्फीयर एज वेल एज फॉर द हॉलो स्फीयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन इन जी। बेटा यहां पे आप सभी जानते हो जब भी कोई बॉडी किसी के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसको कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराती है। तो हमारी अर्थ क्योंकि एक मास ऑब्जेक्ट है और हम लोग भी एक मास ऑब्जेक्ट है, तो होता यूं है कि जब हम अर्थ पे खड़े हैं या फिर अर्थ पे होते हैं तो अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है विद सम फोर्स। तो मान लीजिए अर्थ का मास कैपिटल एम, हमारा मास स्मॉल एम, तो हमारे बीच का फोर्स लगता है बेटा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय हमारे बीच का सेपरेशन विच इज इक्वल टू रेडियस। अरे यार खुद सोचो तुम लोग कहां खड़े हो, तो खुद सोचो तुम लोग कहां खड़े हो, तो हम लोग खड़े होते हैं सर यहां पे, यही होता है। तुम लोग कहां खड़े होते हो, हम सरफेस पे खड़े होते हैं। तो सेंटर से हमारा जो डिस्टेंस होता है वो आर के बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलो। सेंटर से हमारा डिस्टेंस आर के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है बिल्कुल। तो हमारे बीच में फोर्स क्या ये नहीं लगेगा। ऑल्सो वी नो दैट कि जो अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है उसको हम प्यार से ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी mg के बराबर होता है, याद है कुछ, फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अस। ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो चलो एक काम करते हैं, अभी इसको ma ले लेते हैं, इसको ma ले लेते हैं। बेटा क्या कोई भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो वो ma के बराबर होता है, जी हां सर बिल्कुल। तो अर्थ जब हम पे फोर्स लगाएगा तो उसके पास हमारे लिए जो चीज होगी वो क्या होगी, ma। अरे यार मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो अर्थ की तरफ आएगा विच इज इक्वल टू ma। नहीं समझे, मेरे और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये है। ऑब्वियस बात है अर्थ जब मुझे अपनी तरफ खींचेगा तो मुझे कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि तुम किसी डब्बे को पुश करते हो तो डब्बे को तुम लोग क्या करते हो, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराते हो, है ना। हाँ सर, तो अर्थ जब तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी तो कुछ एक्सेलरेशन देगी अर्थ। तो अर्थ ने तुम पे फोर्स लगाया ma, ऑल्सो तुम्हारे और अर्थ के बीच का फोर्स ये है, तो यहां से g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर बराबर होता है ma के। मेरे बच्चे a m से m मर जाएगा तो a इक्वल्स टू g m डाई कैपिटल r स्क्वायर होता है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इट इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, इट इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। इसीलिए इसको हमने एक नया नाम दे दिया, कहते हैं ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग इसको g से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, g से लिखते हैं बेटा। तो यहां पे एक बात साफ हो चुकी है कि a जो होगा वो हमारे g के बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू g m डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। बेटा ये है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। g की जगह 6.67 10 की पावर -11, अर्थ का मास पुट करो, अर्थ का रेडियस पुट करो, एंड जब सॉल्व करोगे तो g का जो वैल्यू आपको मिलेगा इट कम्स आउट बी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या वैल्यू बनेगा, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ही वैल्यू आती है, लेकिन इस वैल्यू में भी वेरिएशन हो जाते हैं। वो वेरिएशन कैसे होंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। बेटा एक चीज जो देखने वाली है वो ये आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो फॉर्मूला है gm बाय आर स्क्वायर, सिंस gm बाय आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बोलो क्या ये बात सही रहेगी। अरे यार अर्थ है जिसका मास m है, अर्थ जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, अर्थ के सरफेस पे अगर आप फील्ड फाइंड करोगे तो क्या वो gm बाय आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है, सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करती है। अर्थ किसकी तरह बिहेव करेगी, सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगी। और किसी भी सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड gm बाय आर स्क्वायर होता है। मतलब कि ये बात साफ साफ है कि आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो, सेम बात चल जाएगी यहां पे। सिर्फ इसके लिए, सिर्फ अर्थ के लिए g बोलो या ig बोलो एक ही बात हो जाएगी, ओनली फॉर द अर्थ, क्योंकि सेम कहानी चल रही है यहां पे, ठीक है। तो यही हमारा g है, यही हमारा ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी है। इट विल बी इक्वल्स टू gm बाय आर स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। लिख लिया सभी ने, यहां से आना, ये सारी बातें लिखते हुए जाना, ठीक है। ये सारी बातें लिखो, लिखा सभी ने। अब आगे बढ़ते हैं और जी के वेरिएशन के बारे में बात करते हैं।
तो बेटा जी में वेरिएशन कैसे होता है, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी में वेरिएशन आएगा, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो जी का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जी का मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे रहेगा, जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाओगे जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। अगर ये आपकी हाइट, अगर ये आपकी जो हाइट है मेरे बच्चे वो रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी हो जाए तो अलग फॉर्मूला बनता है। बाकी वेरिएशन ऑफ जी जो है एट सम हाइट h, यानी कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर चला जाऊं तो g का वैल्यू ये वाला हो जाएगा g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। यहां पे g क्या है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, और g डैश क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट q। q पॉइंट पे g आएगा g डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, अगर आप अर्थ से डेप्थ में जाते हो तो भी बेटा g का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। सरफेस से ऊपर गए तो भी g का वैल्यू डिक्रीज हुआ, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी g का वैल्यू डिक्रीज होगा, और जब नीचे जा रहे हो, डेप्थ में जा रहे हो, तो फॉर्मूला बनता है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, वेयर d इज द डेप्थ। कितने डेप्थ तक आप गए, आर ई इज द रेडियस। बेटा फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी फिलहाल के लिए, तो फॉर्मूले पे ही फोकस करिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी यहां पे जी में वेरिएशन आ जाता है। जब अर्थ रोटेट करती है तो भी उसकी जी में वेरिएशन आ जाता है। बेटा वो वेरिएशन कैसे आता है, आप देख रहे हो ये एंगल थीटा है, मान लो यहां पे कोई पार्टिकल रखा है, उस पे mg इधर लग रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। पार्टिकल पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा r स्क्वायर। ये जो फोर्स यहां पे लग रहा था पार्टिकल का, उसने यहां पे थीटा एंगल बनाया। बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा रहेगा, सोच के देखना। तो mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा विच इज गिवन बाय mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, तो अब g में कुछ वेरिएशन आएगा, वो g का जो वेरिएशन होगा इट इज गिवन बाय, बेटा यहां पे देखो नेट फोर्स इक्वल्स टू mg माइनस का m ओमेगा r स्क्वायर। यहां पे r ये वाला है विच इज इक्वल टू r cos थीटा, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R cos थीटा, वे कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल r इसका रेडियस था ये वाला, है ना। तो नेट फोर्स को लिखा m इंटू जी डैश। सारे m से m मार देना तो देखो g डैश इक्वल्स टू g माइनस का ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। बेटा यहां पे r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, r जो हो जाएगा वो अर्थ का रेडियस हो जाएगा, तो इससे काम आसान हो जाएगा आपका समझना। फिर कैपिटल R ले लेना इसको। ठीक है, वही सारी बातें हैं बेटा वहां पे। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो पहला वेरिएशन आया क्योंकि आप हाइट पे गए, दूसरा वेरिएशन आया क्योंकि आप डेप्थ पे गए, तीसरा वेरिएशन आता है क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है, चौथा वेरिएशन आता है बेटा अर्थ के शेप की वजह से। अब अर्थ का शेप जो है स्फेरिकल नहीं होता है। हम लोगों को लगता है कि अर्थ एकदम स्फेयर है, बट एक्चुअल में अर्थ स्फेयर नहीं है। अर्थ थोड़ी सी चपटी है, मतलब इक्वेटर वाली साइड से बाहर है और ऊपर की तरफ से ऐसे थोड़ा दबी हुई है, जिसकी वजह से यहां पे पोल्स पे और इक्वेटर पे जी का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। बेटा पोल्स पे और इक्वेटर पे जी का वैल्यू अलग अलग होता है। पोल पे और अब इक्वेटर पे अगर जी का रेशियो निकालें तो इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस एट द इक्वेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस एट द पोल का स्क्वायर। क्योंकि अब ये एक स्फेयर नहीं रहा मेरे बच्चे, तो रेडियस भी अलग अलग हो जाएगा। हमें क्या लगता था अर्थ ऐसी होगी, जिसमें आप कहीं पे भी जाएंगे रेडियस सेम रहेगा, है ना। हमें लगता था अर्थ ऐसी है जिसमें आप कहीं पे भी जाएंगे रेडियस सेम रहेगा, लेकिन असल में अर्थ ऐसी नहीं, असल में अर्थ थोड़ी सी ऐसी है। तो यहां पे पोल्स पे रेडियस अलग होता है, इक्वेटर पे रेडियस अलग हो जाता है। पोल पे रेडियस अलग हो जाता है, इक्वेटर पे रेडियस अलग हो जाता है, जिसकी वजह से पोल पे और इक्वेटर पे जी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। भाई रिलेशन है यहां पे कि पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है, और जीपी माइनस जीई 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप लोग। उसके अलावा ये जो वेरिएशंस है डब्बे में जो बंद किए हैं, बस इतने से काम आएंगे।
चार चीजें जिसकी वजह से जी में चेंज होता है। अगर आप सरफेस से ऊपर गए, अगर आप सरफेस से नीचे गए, अगर अर्थ का रोटेशन हो रहा है और उसको कंसीडर कर रहे हो, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी में वेरिएशन आता है। हमें ऑब्जर्व क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई अर्थ का जो रोटेशन है ना, उसके रेस्पेक्ट में अगर हम यहां पे सारी बातें देखें तो बहुत कम हो जाती है सब, है ना। यहां पे जब उसका जो रोटेशन है उसके रेस्पेक्ट में अगर चीजों को डिफाइन करें तो बहुत वेरिएशन आ जाता है उसमें, फिर जिसके कारण इतने जी डैश जो है इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है हम लोगों को, ठीक है। जी डैश हमें इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखता है, ऑलमोस्ट सेम ही लगता है हम लोगों को। इनफैक्ट जब आप शेप की बात करते हो तो भी आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो मतलब अगर पोल पे 9.81 होगा, पोल पे अगर 9.81 है तो यहां पे हो जाएगा 9.79, हाँ 79, ठीक है। तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब वेरिएशन आता है लेकिन वो एक नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम लोग, तो इसलिए हम कहते हैं कि हर जगह जी का वैल्यू 9.81 ही ले लीजिए, लेकिन असल में वेरिएशन होता है। तो ये है वेरिएशन इन जी। ये चार फॉर्मूले आपके लिए काम के हैं, इन्हीं को नोट करने आप लोगों को, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेप ऑफ द अर्थ भी हो गया, सब कुछ हमने डिफाइन किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेके। इसके बाद आता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। बेटा वेरिएशन जी में हमने सारी केसेस पढ़ लिए। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी होता है विच इज गिवन बाय जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। उसके अलावा एस्केप वेलोसिटी होती है कि अर्थ के सरफेस से अगर किसी को बाहर निकलना है, अर्थ के सरफेस से अगर किसी को बाहर निकलना है तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसके पास, तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, जी इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एम इज द मास, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले भी आपको नोट करने हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, मेरा काम बस आपको इतना सा है कि एक एक बार फॉर्मूलेस दिखा दूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे दिक्कत ना आए, ठीक है। बढ़े आगे। इसके अलावा एक और होती है बेटा जिसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। सैटेलाइट वगैरह आपने देखे होंगे, वो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो भाई उनको कितनी वेलोसिटी दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी में दे दूं कि वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहे या किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता रहे, तो उसके लिए ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला बनता है बेटा ये वाला gm डिवाइडेड बाय r प्लस एच, वेयर r प्लस एच, r क्या है कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, h इज द हाइट। तो किसी भी प्लैनेट से h हाइट ऊपर अगर कोई और सैटेलाइट या कुछ भी घूमना चाहता है तो उसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। द वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल r। मेरे बच्चे स्मॉल r जो होता है इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, ठीक है। अब वही बात होगी यार, gm की जगह जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि g का वैल्यू होता है gm बाय आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर gm के बराबर हो जाता है। तो ऐसी बातें चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमना चाहता है तो ये वाली बातें आप लिख सकते हो, लेकिन अर्थ के लिए ये फॉर्मूला वैलिड कर सकते हो, सिर्फ अर्थ के लिए। कोई और प्लैनेट होगा तो ये मत, ये जनरल फॉर्मूला बेटा इसी पे ज्यादा फोकस करना, ये जनरल फॉर्मूला है, इसी पे ज्यादा फोकस करना। सिर्फ अर्थ को स्पेसिफाई करना हो तो आप यहां पे जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड पता है, टाइम पीरियड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर कर रहे हो 2 पाई इंटू आर वाली, सो 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय स्पीड करने से टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी बनता है। ये जनरल फॉर्मूला है बेटा हमारा। उसके बाद अगर अर्थ के लिए डिफाइन करोगे तो जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, ओनली फॉर द अर्थ। फिर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बेटा वो बराबर होती है जी एम स्मॉल एम बाय 2r, फिर m कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, और r इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लैनेट सेंटर एंड द सैटेलाइट। प्लैनेट के सेंटर से सैटेलाइट का सेपरेशन स्मॉल r है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, प्लैनेट का मास कैपिटल M है। बेटा ये बांध के रख रहा है इसको। अरे सैटेलाइट के पास क्या क्या एनर्जी होगी, एक तो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। क्या ये बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आ रहा है? क्या देखो तो, क्या ये बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आ रहा है? पर ये तो सरफेस पे है ना, ये तो सरफेस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है, तो बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। सैटेलाइट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, इसको लिख सकते हो बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करके, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करके, ये एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट भी होती है। तो एक सैटेलाइट के मोशन को हमने समझा, सबसे पहले उसकी ऑर्बिटल स्पीड, उसके बाद उसका टाइम पीरियड, उसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी
that will be equals to potential energy of the satellite plus kinetic energy of the satellite. Potential energy G capital M small m divide by R माइनस का, यहां पे प्लस का हाफ m v नॉट का स्क्वायर, v नॉट की जगह लिखेंगे जी m डिवाइड बाय स्मॉल r. सॉल्व करोगे माइनस का ही आएगा, देख लेना भाई तुम लोग, ठीक है. लिख लिया सभी ने, बढ़े आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. सवाल आ जाता है बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो कि स्टेशनरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ. अगर आप अर्थ से ऊपर देखते हो तो आपको एक सैटेलाइट ऊपर दिखेगा. अब आप 2 दिन बाद देखोगे तो 2 दिन बाद भी आपको ऊपर दिखेगा, 3 दिन बाद देखोगे 3 दिन बाद भी ऊपर दिखेगा. तो क्या वो मूव नहीं कर रहा? क्या वो मूव नहीं कर रहा? वो कर रहा है, लेकिन वो अर्थ के रोटेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं बेटा वो अराउंड 36,000 किलोमीटर्स पे होते हैं और वो अर्थ के ऑर्बिट के साथ साथ घूमते रहते हैं. जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट करेगी उतनी स्पीड से सैटेलाइट साथ साथ में चलता रहता है. अर्थ का एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो इसका भी एक रेवोल्यूशन जो है बेटा 24 आवर्स में ही कंप्लीट होता है. एक चक्कर 24 घंटे में अर्थ लगाती है, तो ये भी एक चक्कर 24 घंटे में ही लगाएगा. यानी कि अगर एक आदमी यहां खड़ा होकर सैटेलाइट को देख रहा है, अगर एक आदमी यहां पे खड़ा होकर सैटेलाइट को देख रहा है, तो आदमी को यह सैटेलाइट हमेशा इसके सर के ऊपर ही मिलेगी, मूव करती हुई नहीं मिलेगी. तो यह खासियत है जियो स्टेशनरी, एज बाय द नेम जियो स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब रुका हुआ. हमें लगता है वो रुकी हुई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ साथ चलती है. तो such satellite which are stationary with respect to an observer on the earth are termed as the geostationary satellite. They are also called as the parking satellite. बेटा पार्किंग का मतलब समझते हो तुम लोग? पार्किंग का मतलब समझते हो तुम लोग? हाँ, खड़ी करके रखा है कहीं पे चीजों को, है ना. गाड़ी खड़ी कर दी, कहां खड़ी करते हो गाड़ी को? पार्किंग में. तो ये भी पार्किंग वाली पार्ट है बेटा. लीनियर वेलोसिटी इसकी होती है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड. टाइम पीरियड इसका भी 24 आवर्स का होता है. हाइट जो होती है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होती है इसकी फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो ये सवाल आ जाते हैं कभी कभी, जियो स्टेशनरी पे सवाल आ जाते हैं, इसको जरूर लिख लीजिए. फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कैप्लर्स लॉ. कैप्लर्स लॉ से भी सवाल आते हैं बेटा. सबसे पहला लॉ जो कहता है कि कोई भी जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है, तो ऐसा नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो मूव करता है एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है. और जब वो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है तो किसी भी इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो सन भी वहां पे किसी एक फोकस पे लाई करेगा. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेन इज एन इलिप्स, ठीक है. तो किसी भी प्लैनेट के लिए अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो पहली बात तो इलिप्स है, और उस इलिप्स में सन जो होगा किसी एक फोकस पे होगा. 2 फोकाई होते हैं, बेसिकली 2 फोकस होते हैं, तो किसी एक फोकाई पे सन अवेलेबल होगा, ठीक है. बहुत बढ़िया. पहला लॉ उन्होंने ये वाली बात बोली थी. दूसरे लॉ में उन्होंने बोला द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल. कहने का तात्पर्य सिंपल है बेटा कि अगर यहां पे एक एलिप्टिकल पाथ ये फॉलो कर रहे हैं, सो लेट मी ड्रॉ एन एलिप्स, ठीक है. तो बेटा यहां पे इसमें बोला गया कि सन जो है किसी एक फोकस पे होगा. सो ये इधर से हो गया एंड ये इधर से हो जाएगा. ये क्या हो गया? इसको कहां जा रहे हो भैया? ठीक, 2 फोकस से होते हैं. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सन होगा वो हमारे किसी एक फोकस पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है. दूसरी बात जो उन्होंने बोली अपने सेकंड लॉ में कि जो रेडियस वेक्टर होता है किसी भी प्लैनेट के लिए, जो रेडियस वेक्टर होता है किसी भी प्लैनेट के लिए, वो स्वीप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल. यानी जितना टी टाइम में उसने ये एरिया कवर किया होगा उतना ही एरिया वो यहां पे कवर करेगा इन टाइम टी. मतलब अगर उन्होंने ये एरिया कवर किया होगा टी टाइम में, अगर किसी प्लैनेट के रेडियस वेक्टर ने ये एरिया कवर किया इन टाइम टी, तो यहां पे भी टाइम टी में वो सेम एरिया कवर करता है. उन्होंने ऐसी बातें बोली थी. मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएगा, बराबर टाइम लगेगा. इट मींस कि यहां पे जो एरियल वेलोसिटी होती है किसी भी प्लैनेट के लिए वो कांस्टेंट रखी जाती है. इट सिंपली मींस कि यहां पे जो एरियल वेलोसिटी है किसी भी प्लैनेट की वो सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी बेटा, ठीक है. एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम, है ना. एरियल वेलोसिटी होती है एरिया अपॉन टाइम. तो किसी भी प्लैनेट के लिए जो एरियल वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा. इट इज इक्वल्स टू L/2m. यहां से L जो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करता है, ठीक है.
इतनी सी बात है जो उन्होंने अपने सेकंड लॉ में कही थी, क्योंकि प्लैनेट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया को स्वीप कर रहा था। थर्ड लॉ जो बोलता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। बेटा जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो यहां पे क्यूब हो जाएगा और सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस पता ही आपको, सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर सेमी मेजर एक्सिस। तो प्लैनेट एक चक्कर काटता है इन टाइम टी, प्लैनेट एक चक्कर काटता है और एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड का टाइम पीरियड। तो बोला गया टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये अपने थर्ड लॉ में उन्होंने बातें बोली थी। तो केपलर के 3 लॉ, पहला बताता है कि एलिप्टिकल पाथ होता है जिसमें सन किसी एक फोकस पे होगा। दूसरी बात बोलता है एरियल वेलोसिटी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एरियल वेलोसिटी मतलब सिंपली बोल रहा है कि भाई वो जितना एरिया इस टी टाइम में कवर करती है उतना ही एरिया वो यहाँ पे टी टाइम में कवर करेगा, यानी कि वो जो स्पीड है उसकी वो फिक्स रहेगी। तो एरियल वेलोसिटी को a बाई टी डी ए बाई डी टी भी बोलते हैं मेरे बच्चे। तो यहां से इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो इट कम्स आउट बी l बाई 2m। l यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, l यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा और m यहाँ पे मास ऑफ हो जाएगा। तो l बाई 2m से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ बोलता है कि जो टाइम पीरियड होता है और किसी भी प्लैनेट के लिए जो टाइम पीरियड हम डिफाइन करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस ये होती है और टी स्क्वायर इसके टी स्क्वायर जो है इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये 3 लॉ जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें थ्योरी के नाम पे सिर्फ इतनी ही बातें हैं, उसके अलावा छोटे मोटे कुछ एक पॉइंट्स होंगे जो आपको पता है तो वो कंसीडर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्वेश्चंस में बताता हूं तो किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल जैसा हमसे पूछा गया है उसमें बोला गया एक प्लैनेट जिसका मास 1/10 है ऑफ द अर्थ एंड इसका रेडियस जो 1/3 है अर्थ के। इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन on earth surface to a height of 90 meter then he will be able to throw the stone on the planet to a height of। बेटा एक प्लैनेट जिसका मास अर्थ के मास के 1/10 है, जिस पे रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस के 1/3 पार्ट है, और अगर एक आदमी अर्थ पे स्टोन फेंक सकता है 90 मीटर की हाइट पे, तो उस प्लैनेट पे वो कितनी हाइट तक स्टोन को फेंक सकता है। पहली बात, जब हम हाइट की रिलेशन की बात करते हैं तो हाइट पे जो वो होता है बेटा u²/2g होता है, ठीक है। सेम स्पीड से पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट जो अटेन करता है u²/2g होता है। अगर यही चीज मैं प्लैनेट अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए हो जाएगा He इक्वल्स टू u²/2ge। यहां पे अर्थ का ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगाएंगे। यही फॉर्मूला अगर मैं किसी अननोन प्लैनेट के लिए करूं तो इट इज गिवन बाय u²/2gp। मेरे बच्चे अगर मैं यहां पे दोनों को डिवाइड कर दूं He/hp करके तो u² से u² मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, इट कम्स आउट बी gp/ge, ठीक है। अब यहां पे g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक रिलेशन आपको पता है, इट इज गिवन बाय gm/r², ठीक है। अब क्वेश्चन में g भी सेम हो जाएगा। अर्थ के लिए अगर मैं बात करूंगा इट इज गिवन बाय g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अगर यही फॉर्मूला मैं प्लैनेट P के लिए लगाता हूं, इट इज गिवन बाय g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। लिख देते हैं यहां पे, इट इज गिवन बाय g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। फिर से g से g कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहां पे हाइट ऑन द अर्थ डिवाइड बाय हाइट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि जो मास ऑफ द प्लैनेट है वो मास ऑफ द अर्थ का 1/10 है। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो हाइट ऑन अर्थ डिवाइड बाय हाइट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल्स टू यहां पे देखेंगे मास ऑफ द प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, मास ऑफ द प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। अर्थ पे जो हाइट अटेन की थी 90 मीटर्स की थी, प्लैनेट पे कितनी हाइट अटेन करेंगे देखा जाएगा। प्लैनेट का मास जो है अर्थ के मास के 1/10 है और अपॉन में मास ऑफ द अर्थ चल रहा है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 1/3
थर्ड ऑफ 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे रेडियस ऑफ द अर्थ का, मास ऑफ द अर्थ से मास ऑफ द अर्थ मर जाएगा, 90 बाय हाइट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल्स टू, ये 3 3 9 ऊपर जाएगा, 9/10 इंटू आर ई का स्क्वायर बाय आर ई का स्क्वायर, कैंसल आउट हो जाएंगे, 9 से ये 10 टाइम्स मर जाएगा, तो हाइट अटेन्ड ऑन द प्लैनेट विल बी ऑफ 100 मीटर। तो अगर आप किसी भी पत्थर को या पार्टिकल को अर्थ पे 90 मीटर की हाइट तक फेंक सकते हैं, तो किसी प्लैनेट पे आप इसको 100 मीटर की हाइट तक फेंक सकते हैं। ठीक है, अर्थ पे अगर आपने पत्थर को 90 मीटर की हाइट तक फेंका, तो उस प्लैनेट पे आप इस पत्थर को 100 मीटर की हाइट तक फेंक सकते हैं, जो कि आपको मिलता है थर्ड ऑप्शन में। तो योर ऑप्शन थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा वाला दिमाग नहीं लगाया, बस नॉर्मल से फॉर्मुलाज हैं। अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए भाई, ये पहला सवाल हो गया अपना कंप्लीट। लिखा सभी ने? आगे बढ़ते हैं, यार ये सारी बातें लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक बॉडी जिसका मास 1 kg है, उसको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंफिनिटी। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बेटा एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से आप डिस्प्लेस कराना चाहते हो, इसको भेजना चाहते हो आप लोग कहां पे? इंफिनिटी पे। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? तो यहां से वर्क डन हो जाएगा माइनस का यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, ये वर्क डन। हाँ सर, इनिशियली कहां थे आप? अर्थ की सरफेस पे थे। इनिशियली कहां थे आप लोग? अर्थ की सरफेस पे थे। फाइनली आप कहां पहुंच गए? इंफिनिटी पे पहुंच गए। अच्छा एक बात बताइए, क्या इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है? जी सर। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, क्योंकि इंफिनिटी को हम लेते हैं रेफरेंस। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पे आप रेफरेंस लेते हो वहां पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जीरो होते हैं। तो मतलब फाइनली जहां हम पहुंच रहे हैं वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो वर्क डन का जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, इट इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा अर्थ की सरफेस पे अगर आप खड़े हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय जी इंटू मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ, है ना, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय रेडियस। बेटा एक और चीज जो आप जानते हो यहां पे, क्योंकि देखो ये सारी चीजें पुट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमने बोला जी एम को लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या? क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत करो यार, है ना। जी एम की जगह जी स्मॉल जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा स्मॉल जी आर स्क्वायर एम डिवाइड बाय आर। तो ये बन जाएगा एम जी आर। तो अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी mgr। बेटा m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 1 kg। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 1 kg। g का वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 है। बेटा सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा w इक्वल्स टू mgr हो गया है, w इक्वल्स टू mgr हो गया है। मास यहां पे 1 है, g का वैल्यू आप ले लीजिए 9.8 है और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10 की पावर 6 है। सो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.4 किया, 8 4 जा 32 होते हैं, 9 4 जा 36, 37, 38, 39 और यहाँ पे 8 6 जा 48 होते हैं, 9 6 जा 54 होते हैं एंड इट कम्स आउट बी 59। 9 8 17 होते हैं, 9 1 10 3 13 होते हैं, यहाँ पे 6 आएगा, 2 के बाद लगेगा 63.72। 63.72 इंटू 10 का पावर 6 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। पर इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो आंसर और अच्छा बन जाएगा 6.372 इंटू 10 का पावर 7 जूल। चलिए भाई, तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? वर्क डन। क्या आ जाएगा? ये वर्क डन। ठीक है, तो 6.372 10 की पावर 7 जूल। 6.372 372 तो नहीं है, 6.27 है 10 की पावर 7 के साथ। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी कर दी होगी हम लोगों ने, है ना। तो एक बार देख लेना, कैलकुलेशन में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, 6.27 आएगा, 3 नहीं। चलो भाई, सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है यहाँ पे, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना।
सो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी, तो वहां से हमने इस चीज को सॉल्व किया। हमने बोला इनिशियली हम अर्थ के सरफेस पे थे, फाइनली हम कहीं और जा रहे थे, तो माइनस का साइन आता ही है बाहर, माइनस का साइन अंदर आता है, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इनिशियल वाले से सॉल्व किया, आंसर आया। लिख लीजिए इसको भी, लिख लीजिए इसको, लिखा सभी ने। फिर यहां पे आके ये भी, ये फाइनल आंसर आ रहा है अपना, ठीक है, हो गया। चलिए भी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट वुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ सो दैट द बॉडी इज लाइंग ऑन द इक्वेटर में अपीयर वेटलेस। बेटा कितनी एंगुलर स्पीड होनी चाहिए अर्थ की सो दैट बॉडी जो इक्वेटर पे लाई करती है वो वेटलेसनेस को फील करे। बेटा वेटलेसनेस मतलब mg 0 होना चाहिए, बोले तो g 0 होना चाहिए। अच्छा, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से g में जो वेरिएशन आया था इट विल बी g माइनस का ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। मेरे बच्चे ये किसी जनरल पॉइंट पे लिया था हम लोगों ने, है ना, ये हमने किसी जनरल पॉइंट पे लिया था, याद हो आप लोगों को, तो किसी जनरल पॉइंट पे जो एंगल थीटा बना रहा था इक्वेटर से, है ना, यहां पे हमने जी डैश को फाइंड किया था। मेरे बच्चे वो इक्वेटर की बोल रहे हैं, तो इक्वेटर पे, एट इक्वेटर, अगर वो इक्वेटर पे मांगता है तो मैं भी जानता हूं कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इक्वेटर पे जी डैश का फॉर्मूला बनेगा जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। वेटलेसनेस के लिए बेटा जी डैश को 0 होना पड़ेगा, तो 0 इक्वल्स टू जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, और यहां से ओमेगा की वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। उसको क्या चाहिए, एंगुलर स्पीड चाहिए। जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ 6, है ना, तो इससे सॉल्व करिए। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मक्कारी कर सकते हैं, चाहे तो जी का वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू बनेगी यहां से अंडर रूट जी बाय आर। ओमेगा बनता है अंडर रूट ऑफ जी बाय आर, अंडर रूट ऑफ जी की जगह 10 ले लिया, आर की जगह 6400 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3, 0 से 0 मर जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 64, 1 2 3 4, 10 की पावर 4, अंडर रूट 64 से बाहर आएगा 1/8, और अंडर रूट ऑफ 10 की पावर 4 से बाहर आएगा 10 की पावर 2, तो 1/800 is the value of omega. 1/800, 1/8, 0.125 upon 100. So it comes out to be 1.25 10 की पावर माइनस का 3 रेडियन पर सेकेंड. This is the angular speed. I think यही आंसर कहीं दिख रहा होगा, 1.25 10 की पावर माइनस का 3 रेडियन पर सेकेंड. सही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है यार, भरोसा तो होता नहीं है मेरे ऊपर तुम लोगों को. 8 यहां पे लगाया, 0 8 बन जाए 8 होते लोग, 8 4 8 2 16 और 8 5 40, तो 0.125 अपॉन 100. 100 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चे, तो मल्टीप्लाई करने से 1.25 और 10 की पावर माइनस का 3 बनता है. इससे ज्यादा क्या था इसमें और. चलिए भाई, एनीवेज क्लियर है सभी को ये सारी बातें, लिख लीजिए इसको. वेटलेसनेस मतलब वेट फील नहीं होगा, वेट फील नहीं हो रहा तो जी डैश 0 हो गया यहां पे. और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ओमेगा आ रहा है इतना. अगर अर्थ इतनी स्पीड से घूमती है तो जो इक्वेटर पे खड़ा है उसको कोई वेट फील नहीं होगा. अगर अर्थ इतनी स्पीड से घूम रही है तो जो आदमी इक्वेटर पे खड़ा है उसको अपना कोई वेट फील नहीं होगा. ठीक है, चलिए भाई बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल क्या कहता हमसे, a mass m is raised from a distance 2re from the surface of the earth to 3re. वर्क डन टू डू सो अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी. भाई कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको बताना है. मुझे एक बात बताइए, क्या वर्क डन निकालना हमारे लिए बहुत टफ हो चुका है क्या अब? बिल्कुल भी नहीं हुआ सर. वर्क डन इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यहां पे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा. आप इनिशियली कहां थे, अर्थ की सरफेस से 2re डिस्टेंस ऊपर. तो हम तो डिस्टेंस तो सर सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2re प्लस re. तो यहां से इनिशियल वाली जो डिस्टेंस आएगी 3re हो जाएगा बेटा. ये इनिशियल वाली की बात कर रहा हूं मैं, इसको तो डब्बे में बंद करना ही है. खैर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने बोला इट्स गिवन बाय जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r इनिशियल.
सो इनिशियली इट कैन बी रिटन एज gm की जगह gr का स्क्वायर m डिवाइड बाय r, इनिशियल 3r है बेटा, यहाँ पे 3r हो जाएगा। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgr अपॉन 3। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। और अब हम बात करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की। सो यहां पे फाइनली हम लोग कहां आ चुके हैं, अर्थ की सरफेस से 3re डिस्टेंस ऊपर। सो दिस डिस्टेंस इज 3re, अर्थ के सेंटर से यहां पे रेडियस re। तो बेटा फाइनल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, 3re प्लस re इज इक्वल टू 4re। सो फाइनल पोजीशन r जो है वो 4re है। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r फाइनल, वही बात हो जाएगी gr स्क्वायर m डिवाइड बाय 4r, mgr डिवाइड बाय 4 इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इनिशियल माइनस फाइनल करना है हम लोगों को, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो mgr बाय 3 माइनस mgr बाय 4 कर लीजिए, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेते हैं, चलो भाई। सो दिस कैन बी रिटन एज W is equals to U initial minus U final equals to mgr divide by 3 minus mgr divide by 4। सॉल्व करेंगे इट विल बी योर mgr डिवाइड बाय 12। सो वर्क डन कितना आ रहा है, mgr बटा 12, mgr बटा 12 थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, कुछ भी नहीं था इसमें। लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, लिख लिया सभी ने। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोलता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट नियर द सरफेस इज 7 किलोमीटर पर सेकंड। When the radius of the orbit is 4 times than that of the earth radius, then the orbital velocity क्या होगी, बताना है आपको। बेटा अर्थ के सरफेस के पास में, अगर मैं अर्थ के सरफेस के पास में बोलता हूं तो यहां पे कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हो जाता है। अगर कोई अर्थ के सरफेस के पास घूम रहा है तो उसका स्मॉल आर अप्रोक्सीमेटली अर्थ के रेडियस के बराबर कर दीजिएगा। उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर आप जो लिख रहे थे, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। ये कब है बेटा, जब वो अर्थ के सरफेस के नियर था, नियर द सरफेस। ये कितनी आ रही है, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप अर्थ के सरफेस से दूर जाइए, कितना दूर जाना है कि जो आर है वो 4 टाइम्स हो जाए रेडियस ऑफ द अर्थ के। नाउ स्मॉल आर जो है 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ होना चाहिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उस केस में अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर डैश, उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय 4 आर ई। बेटा अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर ई 7 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर ई। So VO dash will be 7/2, यानी कि it comes out be 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आपने R को इंक्रीज कर दिया और 4 टाइम्स कर दिया रेडियस ऑफ अर्थ के, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड इट कम्स आउट बी 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि मुझे पहले ऑप्शन में मिलता है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहां पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आर को वेरी किया, आर को वेरी करने से ऑर्बिटल स्पीड में भी वेरिएशन आ गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिखा सभी ने? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m, एक सैटेलाइट जिसका मास m है, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल R एट अ हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस। The total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the earth surface is। बेटा यहां पे टोटल एनर्जी बतानी है इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, ठीक है। जी नॉट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। चलिए भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व। पहली बात तो टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए सैटेलाइट के लिए क्या है। तो टोटल एनर्जी में आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करते थे, और जब आपने इसको सॉल्व किया था तो माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2R आया था सैटेलाइट के लिए, याद है फॉर्मूला। हाँ, तो स्मॉल r देखो, क्योंकि यहां पे सैटेलाइट जो है अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर है, अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ।
तो बेटा स्मॉल r का वैल्यू जो होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी इस केस में जो बनेगी इट इज गिवन बाय माइनस का G कैपिटल M डिवाइड बाय R प्लस H, और ये 2 साथ में चल रहा है। बेटा यहां पे इफ आई टॉक अबाउट द मास G इंटू M, तो क्या इसको मैं अलग फॉर्मेट में लिखूं, क्योंकि हम जानते हैं G नॉट, देखो G नॉट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, ये G M डिवाइड बाय R स्क्वायर होता है, ये R स्क्वायर इधर जाएगा तो G नॉट R स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू GM हो जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो टोटल एनर्जी कम्स आउट बी माइनस का G नॉट R स्क्वायर इंटू M डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ R प्लस H। सो माइनस का M G नॉट R स्क्वायर माइनस का M G नॉट R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R प्लस H, ये मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है। सो क्या मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी इज गिवन बाय दिस, क्या मैं बोल दूं कि टोटल एनर्जी इज दिस माइनस का M G नॉट R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 R प्लस H, दिस इज द टोटल एनर्जी। खत्म हो गया सवाल, बस इतनी सी बातें थी। क्लियर रहेगी सबको ये सारी बातें, समझ आती है ना सबको क्या चल रहा है यहां पे? वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड जो कि हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम द सन आर 1.6 into 10⁻12 मीटर and 8 into 10⁻10 meter respectively. If the speed of the comet at the nearest point is 6 into 10⁴ meter per second, then the speed at the farthest point। 2021 में सवाल पूछा था हमसे ये। बेटा आपको तो पता ही है कि कॉमेट के नाम पे ही प्लैनेट की बातें कर रहा था, और एलिप्टिकल पाथ जब हम बात करते हैं बेटा, तो अगर सन किसी एक फोकस पे है तो एक होता है बेटा फारदेस्ट पॉइंट और एक होता है बेटा नियरेस्ट पॉइंट, है ना। तो उसने दोनों पॉइंट पे हमें पोजीशन बोल दी है। फारदेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस उसने बता दिया मुझे r1 और नियरेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस उसने r2 मुझे बता दिया है। फारदेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, नियरेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी उसने मुझे दे दी है, कितनी है 6 into 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो मेरे बच्चे जब यहां पे कोई भी कॉमेट सन के चारों तरफ घूम रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनकी आपसी रजामंदी है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होने की वजह से यहां पे इनका एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया जाता है बेटा। सो फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एरियल वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना, ये एरियल वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो। L/2m करते थे ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इस पॉइंट पे इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट P और इधर नाम दे देता हूं पॉइंट Q। तो जो एंगुलर मोमेंटम P पॉइंट पे होगा वही एंगुलर मोमेंटम Q पॉइंट पे होगा। केपलर के सेकंड लॉ से ये बातें भी समझ आती है हम लोगों को। भाई एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट था, यानी कि L/2m कांस्टेंट था, तो L कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो एंगुलर मोमेंटम यहां पे वही एंगुलर मोमेंटम यहां पे रहेगा, तो P और Q पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम फिक्स कर दिए बेटा। सो M इंटू फारदेस्ट पॉइंट V1 R1 इक्वल्स टू M V2 R2। बेटा M से तो M मर जाएगा, V1 मुझे निकालना है, R1 फारदेस्ट पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस इज गिवन एज 1.6 into 10⁻12 इज इक्वल्स टू V2 दे रखा है 6 into 10⁴ इंटू R2 दे रखा है 8 into 10⁸ 10, राइट। चलिए भाई, तो V1 कैन बी रिटन एज 6 into 8 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻14 अपॉन 10⁻12। पॉइंट हटाएंगे, इधर एक जीरो लगाएंगे, 4 8 2 16 होते हैं, 2 3 6 होते हैं। तो V1 का जो वैल्यू बनेगा इट इज गिवन बाय 3 into 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये वेलोसिटी है एट द फारदेस्ट पॉइंट, ये क्या आया? वेलोसिटी एट द फारदेस्ट पॉइंट। देखा जैसे जैसे आप सन के नियरेस्ट आते हो वेलोसिटी ज्यादा होती है, अगर आप इसके पास में हो तो वेलोसिटी ज्यादा है, अगर आप इससे दूर हो तो वेलोसिटी कम होती है। सो इट कम्स आउट बी 3 into 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। जो यहां पे एंगुलर मोमेंटम होगा वही एंगुलर मोमेंटम वहां पे है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, लिख लिया सभी ने ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट in a circular orbit of radius r is t, the time period of another satellite in a circular orbit of radius 9r is। बेटा अगर रेडियस जो है r है सो टाइम पीरियड t है, अगर रेडियस 9r होगा सो टाइम पीरियड क्या होगा ये आपको बताना है। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, यहां पे केपलर अंकल के सेकंड लॉ से मैं जानता हूं t² प्रोपोर्शनल होता है r³ के।
सो T1 बाय T2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 बाय R2 के होल क्यूब के। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सो T1 बाई T2, यहां पे टाइम T होगा, नीचे टाइम T डैश हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया, इट इज योर R डिवाइड बाई 9R का होल क्यूब। सो T बाई T डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भाई 9 का क्यूब कितना होता है, 81, 9 9 9 9 9 8 72, 729, 1 अपॉन 729। चलो भाई, तो T डिवाइडेड बाई T डैश कम्स आउट बी 1 अपॉन 729 का होल अंडर रूट। 27 इंटू 27 करोगे तो 1 बाई 27 आ जाएगा यहाँ पे, T बाई T डैश। सॉल्विंग दिस अगेन, T डैश का जो वैल्यू बनेगा इट विल बी 27 टाइम्स ऑफ T। बस यही है सवाल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। सो 27 टाइम्स ऑफ T इज योर करेक्ट वन। बाकी लिख लीजिए इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सभी ने, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज 9:4। The mass of the planet is 1/9 of that of the earth. If r is the radius of the earth, then what will be the radius of the planet? भाई साहब, वेट का रेशियो दे दिया है अर्थ पे और प्लैनेट पे, तो रेशियो ऑफ द वेट ऑन द अर्थ एंड द प्लैनेट इज गिवन एज 9:4। नाउ द मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/9 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। प्लैनेट का रेडियस आपको बताना पड़ेगा। अगर अर्थ का रेडियस यहां पे r बोला गया है तो, अगर अर्थ का रेडियस r है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। पहली बात जो हम यहां से समझ रहे हैं कि वेट का जो रेशियो है, इट गिव्स यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो m से तो m मर जाएगा। सो इनडायरेक्टली ये उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो हमें दे दिया था, विच विल बी 9/4। भाई यहां पे दिस कैन बी रिटन एज g की जगह पे क्या मैं gm/r² लिखूं? नहीं लिख सकते? अरे यार ऐसे मत किया करो। g इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर इंटू g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। g से g मर जाएगा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट ऊपर आ जाएगा, एंड दिस कम्स आउट बी मास इंटू ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, इट विल बी योर 9/4। एज पर द क्वेश्चन, मास ऑफ द अर्थ जो है 9 टाइम्स है मास ऑफ द प्लैनेट के, तो यहां पुट कर दिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द अर्थ, उन्होंने बोल दिया है वो 9r हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। मास ऑफ द प्लैनेट से मास ऑफ द प्लैनेट मर जाएगा, 9 से 9 मर जाएगा। सो रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर बाय 4। सो फ्रॉम हियर रेडियस ऑफ द प्लैनेट विल बी रेडियस ऑफ द अर्थ का आधा। सो r/2 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मुझे बी ऑप्शन पे मिलता है। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, बट कुछ एक मैंने क्वेश्चंस उठा लिए जो कि पहले आए हुए थे, तो इसी के बेसिस पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे थे अपने प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है उसको हम करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपके ये जो शॉर्ट नोट पीरियड में जो पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं हम लोग, वो चीजें आपको समझ आती होगी। क्योंकि देखो अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको 2-3 घंटे का एक लेक्चर पूरा बना के दूं, है ना, किसी भी चैप्टर पे, फिर उसको आप पढ़ोगे, खुद से करोगे। तो मेरा टास्क बेसिकली इतना ही है कि मैं आपको शॉर्ट टाइम में सारी चीजें कवर करवाने की कोशिश करूं, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज बताए, आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आइडिया दे दिया। वैसे तो मैं उम्मीद करते हुए चल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए होंगे, बट नहीं किए तो कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा इस टाइम पे। ठीक है, बाकी वीडियो दोबारा देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं magnetbrains.com। तो उस पे जाने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है www.magnetbrain.com। तो पूरा पेज खुलेगा, उसमें आप जाइए IIT JEE में। IIT JEE में जाएंगे तो आपको हमारे यहाँ सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बेटा ये सारे लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको भले फिजिक्स में डाउट हो, केमिस्ट्री में हो या मैथमेटिक्स में हो, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है वेबसाइट पे, तो इसको जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे लेक्चर्स हमने प्रॉपर्ली अरेंज करके रखे, तो आपका टाइम बच जाए बेसिकली। ठीक है, चलिए भाई, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो जो लाल बटन है उसको दबा लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें।
बाकी अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दें ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी इन चीजों का बेनिफिट्स प्रॉपर्ली मिल सके। और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बस इतनी ही बातें हैं इस ग्रेविटेशन में। अगले क्लास में एक नया पार्ट शुरू करेंगे जो कि थर्मल फिजिक्स का होगा, ठीक है। कैलोरीमेट्री आई थिंक हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अगेन फिजिक्स का एक नया पार्ट शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। एंड क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा चीज़ों को रिवाइज जरूर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट है बेटा। तो ऐसा होता है ना कि ढील नहीं दे सकते किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए बस। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।